हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है एक नई शुरुआत। बिखरे पड़े घर को समेट बच्चों को स्कूल भेजकर भाग भाग कर स्वाति को घर की सफाई करनी होती है। फिर खाना बनाना होता है। चंदर को काम पर जो जाना होता है। स्वाति को फिर अपने डे केयर सेंटर को भी तो खोलना होता है। साफ सफाई करानी होती है। 8:30 बजे से बच्चे आना शुरू हो जाते हैं। घर से कुछ दूर पर ही स्वाति का डे केयर सेंटर है, जहां जॉब पर जाने वाले माता पिता अपने छोटे बच्चों को छोड़ जाते हैं। इतना सब होने पर भी स्वाति को आजकल तनाव नहीं रहता। खुश खुश मुस्कुराते मुस्कुराते वो सब काम निपटाती है। उसे सहज और खुश देखकर चंदर के सीने पर सांप लौटते हैं। पर स्वाति को इससे कोई लेना देना नहीं है। चंदर और उसकी माँ के कटु शब्द मान अब उसका दिल नहीं दुखाते। उन पराये से हो चुके लोगों से उसका बस औपचारिकता का रिश्ता रह गया है, जिसे निभाने की औपचारिकता कर वो उड़कर वहां पहुंच जाती है जहां उसका मन बसता है। मैम, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं, नैना ने कहा तो स्वाति मुस्कुरा दी। नैना डे केयर की आया थी, जो सेंटर चलाने में उसकी मदद करती थी। अमोल नहीं आया अभी? स्वाति की आंखें उसे ढूंढ रही थी। याद आया उसे जब एडमिशन के पश्चात पहले दिन अमोल अपने पापा रंजन वर्मा के साथ उसके डे केयर सेंटर आया था। अपने पापा की उंगली पकड़े एक 4 साल का बच्चा उसके सेंटर आया, जिसका नाम अमोल वर्मा और पिता का नाम रंजन वर्मा था। रंजन ही उसका नाम लिखाकर गए थे। उनके सुदर्शन व्यक्तित्व से स्वाति प्रभावित हुई थी। पति पत्नी दोनों जॉब करते होंगे, इसीलिए बच्चे को यहाँ दाखिला कराकर जा रहे हैं, स्वाति ने उस वक्त सोचा था। रंजन ने उससे हल्के से नमस्कार किया। कैसे हो अमोल? बहुत अच्छे लग रहे हो आप तो। किसने तैयार किया? स्वाति ने कई सारे सवाल बंदूक की गोली जैसे बेचारे अमोल पर एक साथ दाग दिए। पापा ने, भोलेपन के साथ अमोल ने कहा तो स्वाति की दृष्टि रंजन की ओर गई। जी, इसकी माँ तो है नहीं, तो मुझे ही तैयार करना होता है, रंजन ने कहा तो स्वाति का चौंकना स्वाभाविक ही था। 4 साल के बच्चे की माँ नहीं है, ये सुनकर उसे धक्का सा लगा। सौम्य सुदर्शन रंजन को देखकर अनुमान भी लगाना मुश्किल था कि उनकी पत्नी नहीं होगी। कैसे? अकस्मात स्वाति के मुंह से निकला। जी, उसे कैंसर हो गया था। 6 महीने के भीतर ही कैंसर की वजह से उसकी जान चली गई। रंजन की कपकपाती सी आवाज़ उसके दिल को छू सी गई। खुद को संयत करते हुए उसने रंजन को आश्वस्त करने की कोशिश की। आप ज़रा भी परेशान ना हो, अमोल का यहाँ पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। रंजन कुछ ना बोला, वहां से बस चला गया। स्वाति का दिल भर आया इतने छोटे से बच्चे को बिन माँ के देख। बिन माँ के इस बच्चे के कठोर बचपन के बारे में सोच सोच कर उसका दिल भारी हो उठा था। उस दिन से अमोल से उसका कुछ अतिरिक्त ही लगाव हो गया था। रंजन जब अमोल को छोड़ने आते तो स्वाति आग्रह के साथ उसे लेती। रंजन से भी एक अनजानी सी आत्मीयता बन गई थी, जो बिन कहे ही आपस में बात कर लेती थी। रंजन की उम्र लगभग 40 के आसपास होगी। जरूर शादी देर से हुई होगी, तभी तो बच्चा इतना छोटा सा है, स्वाति ने सोचा। रंजन अत्यंत सभ्य और शालीन व्यक्ति थे। स्त्रियों के प्रति उनका शालीन नजरिया स्वाति को प्रभावित कर गया था। वरना उसने तो अपने आसपास ऐसे ही लोग देखे थे जिनकी नजरों में स्त्री का अस्तित्व बस पुरुष की जरूरतें पूरी करना, घर में मशीन की तरह जुटे रहने से ज्यादा कुछ नहीं था। स्वाति का जीवन भी एक कहानी की तरह ही रहा। माता पिता दोनों की असमय मृत्यु हो जाने से उसे भैया भाभी ने एक बोझ को हटाने की तरह चंदर के गले बांध दिया। शराब पीने का आदी चंदर अपनी माँ पार्वती का लाडला बेटा था, जिसकी हर बुराई को वो ऐसे प्यार से पेश करती थी जैसे चंदर ही संसार में इकलौता सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है। चंदर एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर काम करता था और अपनी तनख्वाह का ज्यादातर हिस्सा यारी दोस्ती और दारूबाजी में उड़ा देता। माँ बेटा मिलकर पल पल स्वाति के स्वाभिमान को तार तार करते रहते। चल दी महारानी सज धज कर,
दूसरे के बच्चों की पॉटी साफ करने। स्वाति जब भी अपने सेंटर पर जाने को होती, पार्वती अपने व्यंग बाण छोड़ना नहीं भूलती। जाने दे माँ, इस बहाने अपने यारों दोस्तों से भी मिल लेती है। चंदर के मुंह से निकलने वाली प्रत्येक बात उसके चरित्र की तरह ही छिछली होती। स्वाति एक कान से सुन दूसरे कान से निकालकर अपने काम पर निकल लेती। उसकी कमाई से ही घर में आराम और सुविधाएं बनी हुई थी। शायद इसीलिए वो दोनों उसे झेल भी रहे थे, वरना क्या पता कहीं ठिकाने लगाकर उसका क्रियाक्रम भी कर देते। स्वाति अक्सर सोचती, नीच प्रकृति के लोग बस अपने स्वार्थवश ही किसी को झेलते या सहन करते हैं। जरूरत ना होने पर दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं। स्वाति अपने पति और सास की रग रग से वाकिफ थी और कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर उनसे सजग और सावधान भी रहती थी। स्वाति ने अपना डे केयर सेंटर घर से कुछ ही दूर निराला नगर नामक पॉश कॉलोनी में एक खाली मकान में खोल रखा था। घर की मालकिन मिसेस बत्रा का शू बिजनेस था और ज़्यादातर समय वो कनाडा में ही रहती थी। शहर में ऐसे उनके कई मकान पड़े थे। स्वाति से उन्हें किराए का भी लालच नहीं था। बस घर की देखभाल होती रहे और घर सुरक्षित रहे, यही उनके लिए बहुत था। साल में एक दो बार जब वो इंडिया आती तो स्वाति से मिलकर जाती। अपने घर को सही सलामत हाथों में देख उनको संतुष्टि होती। मिसेस बत्रा से स्वाति की मुलाकात यूं ही अचानक एक शो प्रदर्शनी के दौरान हुई थी। स्वाति का मिलनसार स्वभाव, उसकी सज्जनता और अपने से बड़ों को आदर देने की उसकी भावना लोगों को सहज ही उससे प्रभावित कर देती थी। वो जहाँ भी जाती उसके परिचितों और शुभ चिंतकों की तादाद में इजाफा हो जाता। बातों ही बातों में मिसेस बत्रा ने जिक्र किया था कि उनका ये मकान खाली पड़ा है, जिसे वो किसी विश्वसनीय को सौंपना चाहती हैं, जो उसकी देखभाल भी कर सके और खुद भी रह सके। स्वाति उस समय अपने वजूद को तलाश रही थी। उसके पास ना कोई बहुत भारी रकम थी, ना ही कोई उच्च या स्पेशल शैक्षिक प्रशिक्षण था। ऐसे में उसे डे केयर सेंटर चलाने का विचार सूझा। स्वाति ने मिसेस बत्रा से बात की। उन्होंने सहर्ष सहमति दे दी। स्वाति ने घर वालों की हर असहमति को दरकिनार कर अपने इस सेंटर की शुरुआत कर दी। सुबह से शाम तक स्वाति थक कर चूर हो जाती। उसके काम के कारण बच्चे उपेक्षित होते थे, वो जानती थी, पर क्या करे। शादी के बाद जब इस घर में आई तो कितने सपने सजे थे उसकी आंखों में। फिर एक एक सब किर्च किर्च होने लगे। चंदर पक्का मातृभक्त था और माँ शासन प्रिय। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति उनके दबाव में रहता। ससुर भी सास के आगे चू नहीं करते। हाँ, उनके धूर्त कामों में साथ देने को हमेशा तैयार रहते। चंदर जो भी कमाता या तो माँ के हाथ में देता या दारू पर उड़ा देता। स्वाति से उसका सिर्फ दैहिक रिश्ता बना। स्वाति का मन कभी उससे नहीं जुड़ा। उसने कोशिश भी की तो हमेशा चंदर के विचारों, कामों और आचरण से वो हमेशा उससे और दूर ही होती गई। देखो, तुम्हारी माँ तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकती और दूसरे के बच्चों की सुसु पोटी साफ करती है। सास उसके दोनों बच्चों को भड़काती रहती। राहुल 7 साल का था और प्रिया 5 साल की होने वाली थी। दोनों कच्ची मिट्टी के समान थे। स्वाति बाहर रहती और दादी जैसे माँ के विरुद्ध उन्हें भड़काती रहती। उससे बच्चों के मन में माँ की नकारात्मक छवि बनती जाती। यहाँ तक कि दोनों स्वाति की हर बात को काटते। आप तो जाओ, अपने सेंटर के बच्चों को देखो, वही आपके अपने हैं, हम तो पराए हैं। हमारे साथ तो दादी हैं, आप जाओ। प्रिया और राहुल को आभास भी नहीं होता होगा कि उनकी बातों से स्वाति का कितना दिल दुखता है। ऊपर से चंदर उसे खाना, चाय, जूते, मोजे, कच्छा बनियान सब मुंह से आवाज निकलते ही हाजिर चाहिए थे। बिस्तर से उठते ही यदि चप्पल सामने ना मिले तो हल्ला मचा देता। स्वाति को बेवकूफ, गवार सब तरह की संज्ञाओं से नवाजता और खुद रोज शाम को बदबू मारता नशे में लड़खड़ाता हुआ घर आता। यही जिंदगी थी स्वाति की घर में। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी मोहताज थी वो। ऐसे में आत्मसम्मान किस चिड़िया का नाम होता है, ये उजड़ लोग जानते ही नहीं थे।
तब स्वाति को मिसेस बत्रा मिली और उसे आशा की एक किरण दिखाई दी। इन्हीं आपाधापियों में उसके डे केयर की शुरुआत हो गई। अब तो बच्चे भी बहुत हो गए हैं जिनमें अमोल से उसे कुछ विशेष लगाव हो गया था। उसके पिता रंजन वर्मा से भी उसका एक आत्मीय रिश्ता बन गया था। जब से उसे पता चला था कि रंजन की पत्नी की कैंसर से मृत्यु हो चुकी है और अमोल एक बिन माँ का बच्चा है, तब से अमोल और रंजन दोनों के ही प्रति उसके दिल में खासा लगाव पैदा हो गया था। हालांकि रंजन के प्रति अपनी मनोभावनाओं को उसने अपने दिल में ही छुपा रखा था, कभी बाहर नहीं आने दिया था। अपनी सीमाओं की जानकारी उसे थी। यहाँ व्यक्ति का चरित्र आंकने का बस यही तो एक पैमाना है, मन की इच्छाओं को दबाते रहना। जो हो वो नहीं देखना चाहिए, बस एक पाक साफ आदर्श छवि बनी रहे तो कम से कम इस दोहरे मानदंडों वाले समाज में सिर उठाकर जी तो सकते हैं, वरना तो लोग आपको जीते जी ही मार डालेंगे। शर्म, ग्लानि और अपराध बोध बस उनके लिए है जो स्वाभिमानी हैं और अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए सम्मान से जीना चाहते हैं। और चंदर जैसे दुर्गुणी नशेबाज के लिए कोई मान मर्यादा नहीं है। चंदर के माता पिता जैसे चालाक और धूर्तों के लिए भी कोई नैतिकता के नियम नहीं है। उनकी बुजुर्गियत की आड़ में सब छुप जाता है। पर हाँ, अगर स्वाति किसी भावनात्मक सहारे के लिए तनिक भी अपने रास्ते से डगमग हो गई तो भूचाल आ जाएगा और उसका सारा संघर्ष और मेहनत बेमानी हो जाएगी। ये स्वाति अच्छी तरह जानती और समझती थी। इसीलिए उसने रंजन के प्रति अपनी अनुरक्ति को केवल अपने मन की परतों में ही दबा रखा था। पर यह भी उसे अच्छा लगता था। चंदर और उसके स्वार्थी परिवार से उसका ये मौन विद्रोह ही था जो उसे परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देता था और उसका मनोबल बढ़ाता था। राहुल और प्रिया का टिफिन तैयार कर उन्हें स्कूल के लिए छोड़कर घर के सब काम निपटाकर जैसे ही स्वाति घर से निकलने को हुई, सास की कर्कश आवाज आई, चल दी गुलछर्रे उड़ाने महारानी, हम लोगों के साथ इसे अच्छा ही कहाँ लगता है। चंदर भी अपनी माँ का साथ देता। आखिर स्वाति कितना और कब तक सुनती। दबा हुआ आक्रोश फूट पड़ा स्वाति का। जाती हूँ तो क्या, कमा कर तो तुम्हारे घर में ही लाती हूँ, कहीं और तो नहीं ले जाती। अच्छा, अब हमसे जबान भी लड़ाती है। गाली देते हुए चंदर उस पर टूट पड़ा। सास ससुर भी साथ हो लिए। पल भर के लिए हैरान रह गई स्वाति। उसे लगा कि ये लोग तो उसे मार ही डालेंगे। उसके कुछ दिमाग में नहीं आया तो जल्दी जल्दी रंजन को फ़ोन लगा दिया और खुद भी अपने सेंटर की ओर भाग ली। अब इस घर में मुझे नहीं रहना है, उसने मन ही मन सोच लिया। कैसे भी हो अपने बच्चों को भी यहाँ से निकाल लेगी। सेंटर पर कमरा तो है ही, कैसे भी वहीं रह लेगी। मिसेस बत्रा को सब कुछ बता देगी, वो नाराज नहीं होंगी। स्वाति के दिमाग में तरह तरह के ख्याल उमड़ घुमड़ रहे थे। सब कुछ अव्यवस्थित हो गया था, समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। सेंटर पहुंचकर कुछ देर में स्वाति ने खुद को व्यवस्थित कर लिया। उसके फोन लगा देने पर रंजन भी वहां आ गया था। रंजन के आत्मीयतापूर्ण व्यवहार का आसरा पाकर वो कुछ छुपा नहीं पाई और सब कुछ बता दिया। अपने हालात, परिस्थितियां, बच्चे, सब। पहले पहल तो रंजन को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। एक शादीशुदा स्त्री की निजी जिंदगी में इस तरह दखल देना सही भी होगा या नहीं। फिर भी स्वाति की मनोस्थिति देखकर रंजन ने कहा, कोई परेशानी या ज़रूरत हो तो वो उसे याद कर ले, और अगर उसकी जान को खतरा है तो वो उस घर में वापस ना जाए। रंजन का संबल पाकर स्वाति का मनोबल बढ़ गया और उसने सोच लिया कि अब वो वापस नहीं जाएगी। रहने का ठिकाना तो उसका यहाँ है ही, यहीं से रहकर अपना सेंटर चलाएगी। कुछ दिन नैना को यहीं रोक लेगी अपने पास। उस दिन स्वाति घर नहीं गई। उसका कुछ विशेष था भी नहीं उस घर में। ज़रूरत भर का सामान, थोड़े बहुत कपड़े बाजार से ले लेगी। पक्का निश्चय कर लिया था उसने। बस अपने आप को काम में झोंक दिया स्वाति ने। अपने डे केयर को प्ले स्कूल में और बढ़ाने का सोच लिया उसने, और कैसे अपने काम को विस्तार करे, बस इसी योजना में उसका दिमाग काम कर रहा था। स्वाति के चले जाने से घर की सारी व्यवस्था ठप हो गई थी।
स्वाति तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। वो ऐसा जोर का झटका देगी, ऐसी उम्मीद नहीं थी। चंदर और उसकी माँ तो उसे गूंगी गुड़िया ही समझते थे, जिसका उनके घर के सिवा कोई ठौर ठिकाना ही नहीं था। आखिर जाएगी कहाँ? अब खिसियाए से दोनों क्या उपाय करें कि उनकी अक्कड़ भी बनी रहे और स्वाति भी वापस आ जाए, यही जुगाड़ लगाने में लगे थे। माँ के चले जाने पर बच्चे राहुल और प्रिया को भी घर में उसकी अहमियत पता चल रही थी। जो दादी दिन रात उन्हें माँ के खिलाफ भड़काती रहती थी, उन्होंने एक दिन भी उनका टिफिन नहीं बनाया। 2 दिन तो स्कूल मिस भी हो गया। स्कूल से आने पर ना कोई होमवर्क को पूछने वाला और ना ही कोई कराने वाला। बस 24 घंटे स्वाति की बुराई पुराण चालू रहता। उनसे हजम नहीं हो रहा था कि स्वाति इस तरह उन सबको छोड़कर भी जा सकती है। ऊपर से सारा घर अव्यवस्थित पड़ा रहता था। स्वाति को गए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि दोनों बच्चों के सामने उन सब की सारी असलियत खुलकर सामने आ गई। उनका मन हो रहा था कि उड़कर माँ के पास पहुँच जाएं, पर दादा दादी और पिता के डर से सहमे हुए बच्चे कुछ कहने करने की स्थिति में नहीं थे। एक दिन दोनों स्कूल गए तो लौट कर आए ही नहीं, बल्कि स्कूल से सीधे अपनी माँ के पास पहुँच ही गए। सेंटर तो उन्होंने देख ही रखा था। स्वाति को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसके कलेजे के टुकड़े उसके सामने थे। कैसे छाती पर पत्थर रखकर उन्हें छोड़कर आई थी, ये वही जानती थी। चंदर और स्वाति के सास ससुर बदले की आग में झुलस रहे थे। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी और घर का काम करने वाली उन्हें पल भर में ठेंगा दिखाकर चली जो गई थी। बेइज्जती की आग में जल रहे थे तीनों। चंदर किसी भी कीमत पर स्वाति को घर वापस लाना चाहता था। शहर के कुछ संगठन जो स्त्रियों के चरित्र का ठेका लिए रहते थे और वैलेंटाइन डे पर लड़के लड़कियों को मिलने से रोकते फिरते थे, उनमें चंदर भी शामिल था। वास्तव में तो इन छदम नैतिकवादियों से स्त्रियों का स्वतंत्र अस्तित्व ही बर्दाश्त नहीं होता, और यदि खोजा जाए तो उन सभी के घरों में औरतों की स्थिति स्वाति से बेहतर नहीं मिलती। स्वाति के चरित्र पर भद्दे आरोप लगाता हुआ अपने स्त्री अस्मिता रक्षा संघ के नुमाइंदों को लेकर चंदर स्वाति के डे केयर सेंटर पहुंच गया। ये देख स्वाति घबरा गई। उसने रंजन को, अपने सभी मित्रों, बच्चों के माता पिता को जल्दी जल्दी फोन किए। सेंटर के बाहर दोनों गुट जमा हो गए। रंजन भी पुलिस लेकर आ गया था। दोनों पक्षों की बातें सुनी गईं। स्वाति ने अपने ऊपर हो रहे उत्पीड़न को बताते हुए महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के तहत रिपोर्ट लिखवा दी। रंजन, उसके दोस्त और बच्चों के माता पिता सभी स्वाति के साथ थे। पुलिस ने चंदर को आगे से स्वाति को तंग ना करने की चेतावनी दे दी और आगे कुछ अवांछित करने पर हवालात की धमकी भी। चंदर और उसके माता पिता अपना सा मुंह लेकर चलते बने। स्वाति ने सोच लिया था कि अब वो चंदर के साथ नहीं रहेगी। अपने जीवन के उस अध्याय को बंद कर अब वो एक नई शुरुआत करेगी। शाम का धुंधलका छा रहा था। स्वाति अकेले खड़ी डूबते हुए सूरज को देख रही थी। सामने रंजन आ रहा था, अमोल का हाथ पकड़े। अमोल ने आकर अचानक स्वाति का एक हाथ थाम लिया और एक रंजन ने। राहुल और प्रिया भी वहीं आ गए थे। अब वो सब साथ थे, एक परिवार के रूप में मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामे हुए, एक नई शुरुआत के लिए और आने वाली हर समस्या का सामना करने को तैयार। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसका अंत आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाएंगे ताकि मैं एक बेहतर तरीके से आने वाली कहानियाँ प्रस्तुत कर सकूं।